आइए देख रहे हैं आपका बेटा एक चैप्टर था ये 11th क्लास का। देख लो पहले कौन सा चैप्टर था। चैप्टर का नाम क्या था? यस चैप्टर का नाम था बेटा आपके वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। हम लोग इसका न्यूमेरिकल लगाने चल रहे हैं और इसका न्यूमेरिकल वो भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। तो देखिए इसमें क्या है, गौर कीजिएगा। इसका न्यूमेरिकल नंबर 4.1, न्यूमेरिकल नंबर 4.1 क्या है? क्वेश्चन है, बताइए इनमें से कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है और कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। पहला क्वेश्चन है, कौन कौन सी वेक्टर है, कौन कौन सी स्केलर है। पूछ रखा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपका स्केलर है, सबको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम स्केलर है, वॉल्यूम स्केलर है। आयतन, मास स्केलर है। आपकी स्पीड स्केलर है। स्पीड के अलावा वेक्टर आपकी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी है। डेंसिटी, घनत्व फिर से आपके स्केलर है, ठीक है। मूल नंबर है ये बेटा, ये भी स्केलर है, ठीक है ना। वेलोसिटी ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। फिर क्या रखा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और उसके बाद या एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, ये तो आपके स्केलर है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट ये तो वेक्टर क्वांटिटी। पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4.2 क्या है? कह रखा है कि कुछ दिए हुए हैं अमाउंट्स, उसमें कह रखा है कि आप स्केलर क्वांटिटी इसको बताइए। फोर्स आपका वेक्टर है, सबको पता है, स्केलर नहीं है। एंगुलर मोमेंटम जे, कोणीय संवेग, ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी। फिर कह रखा वर्क स्केलर है, जाहिर सी बात है, आदि सी पूछा है। करंट स्केलर है, याद रखिएगा। करंट, करंट में डायरेक्शन है लेकिन वो वेक्टर नहीं है, स्केलर है। लीनियर मोमेंटम, रैखिक संवेग, वो भी वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी वेक्टर है। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी कोई भी हो, अगर वेलोसिटी है वेक्टर है, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंटम कैपिटल एम से शो करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण, वो भी वेक्टर है, एम वेक्टर। रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी कोई भी हो, वेलोसिटी हमेशा वेक्टर ही होती है। देख के चलिए, तो दो लोग मात्र इसमें स्केलर हैं। करंट, सेकंड क्वेश्चन में आपके, एक तो करंट, दूसरी एनर्जी, दो लोग आपके स्केलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रखा है कि कुछ अमाउंट्स दिए हैं, कह रखा है उसमें एक मात्र, ओनली वन, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बताइए कौन सी? मैं पढ़ रहा हूं। टेम्परेचर स्केलर है, प्रेशर स्केलर है, आवेग इंपल्स, आवेग इंपल्स, ये बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इंपल्स, ठीक है। पथ की पूरी लंबाई, ये सब स्केलर है। एनर्जी स्केलर है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर है। घर्षण गुणांक, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट स्केलर है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4.4। इसमें क्या पूछ रखा है? इस प्रश्न में पूछ रहा है कि कारण सहित बताइए, विथ रीजन, कि जो आप स्टेटमेंट बुक में देख रहे हैं वो सही है कि गलत है। आइए कोशिश करते हैं समझने की 4.4 को। पहला क्या है, कह रहा क्या पॉसिबल है कि आप दो स्केलर्स को क्या कर सकें, ऐड कर सकें। दो स्केलर्स को ऐड करना पॉसिबल है कि नहीं। दो स्केलर्स को ऐड करना पॉसिबल है कि नहीं, आप सोचें। नहीं। क्यों? 5 किलो आम, 4 किलो इमली, जोड़ के बताओ कितना आएगा। 5 किलो आम, 4 किलो इमली, जोड़ के बताओ कितना आएगा। कुल मिलाकर हो तो जाएगा 9 किलो। लेकिन 5 किलो आम, 9 लीटर दूध, जोड़ो। नहीं जुड़ सकता, क्योंकि किलो ये मास है, लीटर ये लिक्विड है और वॉल्यूम है। दो स्केलर्स तभी जुड़ सकते हैं जब उनका नेचर क्या हो, सेम हो। हेट्रो नेचर वाले स्केलर्स नहीं जुड़ सकते। ठीक है, अगला कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन इसका 4.4 का ही सेकंड क्वेश्चन कह रखा है, एक ही डायमेंशन के एक वेक्टर और एक स्केलर को जोड़ा जा सकता है कि नहीं। एक ही डायमेंशन के एक वेक्टर और एक स्केलर को जोड़ सकते हैं कि नहीं, आप सोच के देखिए। एक ही डायमेंशन की एक स्केलर एक वेक्टर को कैसे जोड़ सकते हैं। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट, ये एक वेक्टर है। 1 मीटर अगर डिस्प्लेसमेंट है और 4 मीटर डिस्टेंस है, नहीं जोड़ सकते आप, क्योंकि ये एक अलग भौतिक राशि है, इसमें डायरेक्शन भी है। 1 मीटर नॉर्थ हमेशा इसके साथ रहेगा और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। कैंट ऐड, नहीं हो सकता। अगला है, क्या आप एक सदिश को एक अदिश से गुणा कर सकते हो। क्या आप एक सदिश को एक अदिश से गुणा कर सकते हो। जी हाँ, ये इजी है, इसका थर्ड पार्ट। आप एक सदिश को एक अदिश से गुणा कर सकते हैं। ऐसा करने से जो आंसर आएगा वो इसके मैग्नीट्यूड का 4 गुना होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड तो 4 गुना हो जाएगा स्केलर है, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी। अगर ये उत्तर था तो ये भी क्या है, उत्तर नॉर्थ। तो स्केलर को, स्केलर से वेक्टर को मल्टी करने पर, स्केलर से किसको मल्टी करने पर, वेक्टर को। मैग्नीट्यूड तो जितना आप मल्टी करोगे उतना टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा या फिर उतना टाइम्स हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। ये पॉसिबल। अगला क्वेश्चन है इसी का 4.4 का कि क्या आप दो स्केलर्स को मल्टी करा सकते हो। बिल्कुल करा सकते हैं, कोई भी दो स्केलर का मल्टी हो सकता है। वेलोसिटी मल्टी टाइम,
आई एम सॉरी, दो स्केलर्स का हो सकता है, वर्क मल्टी स्केलर है कोई, जैसे ही है दूरी बराबर चाल गुणे समय, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज भी स्केलर करंट भी स्केलर। तो हो सकता है बेटा, क्यों नहीं हो सकता है? वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू टाइम, सब स्केलर है। वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ये भी दोनों स्केलर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, क्या आप दो वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं? हाँ, जोड़ सकते हैं। और दो वेक्टर्स को तभी जोड़ सकते हैं कि दिशा भले अलग हो लेकिन नेचर सेम हो। वेलोसिटी में वेलोसिटी ही जुड़ सकता है, फोर्स में फोर्स ही जुड़ सकता है। आखिरी क्वेश्चन कह रखा है कि एक सदिश के कंपोनेंट को उसी सदिश से जोड़ देना, एक वेक्टर के कंपोनेंट को उसी वेक्टर से जोड़ देना। जैसे ये, जैसे मान लो ये फोर्स है, इसके दो वेक्टर किया, मतलब दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये, इसको तुम फिर से इसमें जोड़ो। मतलब क्यों जोड़ोगे? अब मैं रही नहीं गया। अगर ये 10 एक वेक्टर है, ये 10 न्यूटन, दो टुकड़े कर दिया आपने, 4 न्यूटन 6 न्यूटन। अब इस 4 को क्यों तुम इसमें जोड़ोगे? ये बचा ही नहीं है, खत्म हो गया, वो टूट चुका, तो कोई मतलब नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न 4.5 कह रखा है कि गिवन स्टेटमेंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि सही है कि गलत है। पहला कह रखा है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी सदिश का परिमाण सदैव एक अदिश होता है। तो सच है, सदिश में दो ही लोग होते हैं, एक परिमाण होता है और एक अदिश होता है, आई एम सॉरी, एक दिशा होता है। तो सदिश का जो परिमाण होता है बेटा, ये एक स्केलर होता है और दिशा तो वेक्टर है ही है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 4.5 क्वेश्चन का सेकंड क्या कह रखा है? कह रखा है कि किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश है। बिल्कुल नहीं। कह रखा है किसी वेक्टर का कंपोनेंट, जैसे ये fx वेक्टर और ये fy वेक्टर, कह रखा है ये कंपोनेंट हमेशा, कह रहा है कंपोनेंट इसके हमेशा स्केलर है। कमाल है, मामूल गोबर। एक वेक्टर का कंपोनेंट भी हमेशा वेक्टर होता है। आगे देखें क्या कह रखा है? कह रखा है किसी पार्टिकल द्वारा जो पाथ डिस्टेंस है, किसी पार्टिकल का जो पाथ डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर हाँ ठीक, सी वाला। कह रखा है किसी पार्टिकल का जो पाथ डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट है ये। इसका मैग्नीट्यूड यही होगा इतना, इसको आप पटरी से नाप लीजिए। कह रखा है ये बराबर है डिस्टेंस के। आप बताइए, बराबर है? कभी नहीं, हमेशा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड
कम होता है या इक्वल होता है डिस्टेंस के। एकदम गलत दिया था ये बात, असत्य। आगे देखिए, अगला है, कह रखा है कि एवरेज स्पीड बड़ी है या इक्वल है एवरेज वेलोसिटी के। ये सत्य है। देखो कैसे, आपको पता है दूरी बड़ा है या बराबर है किससे, विस्थापन से। डिस्टेंस ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर सेम टाइम दे दोनों को, तो ये दूरी बटे समय चाल बड़ा है या बराबर है विस्थापन बटे समय वेग। ये सत्य है। अंतिम प्रश्न कह रखा है कि 3 सदिश जो एक समतल में नहीं है कभी भी शून्य नहीं हो सकते। सत्य है। देखो, ये बोर्ड एक समतल है, प्लेन है। पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर यहीं से चले थे और यहीं आ गए, तो नेट कितना हुआ, 0। लेकिन ऐसा तब हुआ जब ये तीनों इसी एक प्लेन में है। तो अगर ये एक ऊपर गया इसी बोर्ड के प्लेन में, एक नीचे आया इसी बोर्ड के प्लेन में, लेकिन ये जो है वो इस बोर्ड के प्लेन में ना जाए बल्कि ऐसे हो जाए। बोर्ड के प्लेन होता तो ऐसे होता, बोर्ड के प्लेन में इधर हो जाए। तो जब ये नोक जाकर यहाँ मिलेगा नहीं पहले वाले की शुरुआत से, तो नेट कभी भी 0 नहीं आएगा। एक इधर गया, एक इधर गया और एक इधर आ गया, तो ये वाला इससे मिला ही नहीं। दोनों आपस में मिले होते तो नेट 0 आता। तो एक त्रिभुज क्लोज नहीं होगा, एक ट्रायंगल क्लोज नहीं होगा। एक ट्रायंगल तभी क्लोज हो सकता है जब तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो, तब क्लोज। जब ट्रायंगल बनेगा तब नेट 0 आएगा। ठीक है। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 4.6 एनसीईआरटी बुक तो सबके पास है। क्वेश्चन नंबर क्या है, कह रखा है कि कुछ आपको इनइक्वालिटी असामिका दिया हुआ है। कह रखा है किसी भी मेथड से, ज्योमेट्रिकल मेथड से या किसी भी थ्योरेटिकल मेथड से प्रूफ करिए और इसको दिखाइए। पहला मॉड ऑफ, पहला है इसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। सबसे आसान है थ्योरी से दिखाना। ये इनइक्वालिटी है, असामिका है। देखो, आपको अगर एक कहूँ कि ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। अब आपको एक चीज बताऊं कि अगर मैं मान लूं कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए, मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी। अब प्रश्न है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा। तो ये बहुत छोटी सी बात कर रहा है, सबको पता है। इसके पैरेलल एक और खींच दीजिए, ये भी ए वेक्टर ही होगा। लिखना नहीं चाहिए, लिख दोगे तो पाप थोड़ी हो जाएगा। और इसके भी पैरेलल एक खींच दीजिए, ये भी वेक्टर तो ये भी बी है। इसका नाम दे दीजिए ओ। अब नाम क्या दिया जाए भैया, पी था, क्यू था, इसको नाम दे दीजिए क्या, आर, जैसा दिया है बुक में। सबको पता है ए, ये भी तो ये भी बी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, रिजल्टेंट यही है। समझ रहे हैं, विकर्ण जो होता है वही होता है, यही ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये आपको दिखा दिए। अब आप थोड़ा समझदार अगर हो भी जाते हैं तो आपको जानना चाहिए कि ए कोई और चीज़ नहीं है, ओपी है। बी कोई और चीज़ नहीं है, चाहे कह दो ओ क्यू है और चाहे कह दो पी आर है। तो ओ पी भी कह सकते हो, क्यू आर भी कह सकते हो। और ये ए प्लस बी कोई और नहीं है, ओ आर है। अब आपसे एक चीज़ समझाने की कोशिश करें, अगर आप थोड़ा सा भी समझता है, और सबको ये बात समझ में आनी भी चाहिए। क्या चीज़, अगर मैं एक चीज़ आपसे यहाँ से कहूँ, इन ट्राइंगल ओ पी आर, आपको पता है ओ पी और प्लस पी आर
हर हाल में दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग हमेशा हमेशा बड़ा होता है। किससे? तीसरे से। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। तो तीसरा कौन है? OP प्लस PR बड़ा होगा OR से। या यूं कह सकते हैं आप इस चीज को, ऐसे भी कह सकते हैं कि OR छोटा है OP प्लस किससे? PR से। तो OR है क्या? OR क्या है? कहा गया ये मॉड ऑफ A प्लस B लेस देन OP क्या है? मॉड ऑफ A। PR क्या है? मॉड ऑफ इनइक्वालिटी नंबर 1। ठीक है ना? इस पोजीशन में अब मैं एक चीज कहूं, अगर ऐसा होता, कैसा होता, अगर कहीं ऐसा हो जाए कि ये आपका A वेक्टर और इसी पर आपका B वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो मॉड ऑफ A वेक्टर प्लस क्या? B वेक्टर। A वेक्टर प्लस क्या? B वेक्टर। ये इज इक्वल टू A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर। अगर दोनों एक ही लाइन पर हो गए तो फर्स्ट और सेकंड को मिला दो, तो क्या लिखेंगे? अगर फर्स्ट और सेकंड को मिला देते हैं ये हो गया, ठीक है ना? पहला इनइक्वालिटी प्रूफ हो गया। इसका मॉड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ A वेक्टर माइनस मॉड ऑफ B वेक्टर। ये है। अब एक चीज मैं जरा सा आपको तरीका बताता हूँ, ध्यान दो। मतलब एक तरीका है, वे आसान पड़ जाएगा ये आपको करना से। देखो A प्लस B है क्या असल में? ये तो आपका A वेक्टर है, असल में आपका OR है ग्रेटर देन, ठीक है ना, आर इक्वल टू, आपको ये प्रूफ करना है। A क्या है आपका? OP है, और माइनस B क्या है आपका? सॉरी ये B था, ये भी B ही है, यानी OP माइनस PR। यही आपको प्रूफ करना है कुल मिलाकर। तरीका देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए आसान होगा। पूछे क्या? ये एक ट्रायंगल है, देखो मैं इसको सिद्ध कर ले जाऊंगा। A में से किसको घटाना है? B को। A में से किसको घटाना है? B को। इसमें से इसको घटाना है। अब हम तुमको एक सलाह देते हैं, गौर से देखिएगा। इन ट्रायंगल OPR, ध्यान देना इस चीज को बेटा, OR प्लस RP हर हाल में बड़ा होगा OP से। दो का सम तीसरी से बड़े होते हैं, तो OR माइनस RP होगा बेटा। तो OR है क्या? OR क्या है? यही तो है मॉड ऑफ A वेक्टर। OP क्या है? मॉड ऑफ AB वेक्टर, A वेक्टर माइनस PR क्या है? मॉड ऑफ B वेक्टर। ये प्रूफ हो गया, ये वाला है। अभी इक्वल भी प्रूफ कर रहा है। मैं तुमसे एक चीज कहता हूं, गौर से देखिएगा, एक चीज गौर से देखिएगा जो हम आपसे कहने चल रहे हैं। ये A वेक्टर और अपोजिट में B वेक्टर, तो इन दोनों का जो नेट आएगा, इन दोनों का जो नेट आएगा मॉड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर। सोच के देखिएगा इन दोनों का नेट। अब देखिए A वेक्टर तो A वेक्टर है ही है, देखिएगा इस चीज को बेटा, A वेक्टर तो A वेक्टर है ही है, लेकिन ये जो B है इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसके अपोजिट, तो आप उसको क्या लिखेंगे? माइनस B वेक्टर। ये B नहीं था, चूंकि B भी आपका
समझ सके होंगे इस चीज़ को बेटा। बी इधर ही अगर होगा ए के डायरेक्शन में ही तो प्लस में होता है, लेकिन चूंकि ए के अपोजिट है इसलिए किसमें है, माइनस में है। तो जो रिजल्ट आएगा इसका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या समझ गए होंगे आप क्यों मैं इसको ऐसे लगाऊं, क्यों भाई इन दोनों का नेट निकालोगे ए और बी का, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में तो घट कर ही तो आएगा, यही तो नेट है बेटा, सीधी सीधी बात है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जब अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट घटा कर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 2। अब आप एक काम करें, ये आपका ये फर्स्ट और ये क्या सेकंड, इनको एक साथ मिला दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आई एम सॉरी ए वेक्टर प्लस क्या बी वेक्टर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है। थर्ड जो आपको दिखाना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या है, इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। इसको प्रूफ करना है, समझदारी से देखिएगा। ये आपका ए वेक्टर था, ये आपका बी वेक्टर था, ये आप जान रहे हो अच्छी तरीके से। तो इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, बदतमीज कहीं का नाला है पहला, ठीक है। ये तो आप समझ ही रहे होंगे, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर। अब आपको एक चीज़ और थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा, अगर ये बी है तो ये जब नीचे इसी को अपोजिट डायरेक्शन में ले आएंगे, इसी के अपोजिट में ले आएंगे, तो अगर ये बी वेक्टर है तो ये क्या है, ये माइनस बी है। तो इन दोनों का नेट, इन दोनों का जो नेट होगा वो इनके बीच से जाएगा। और ये है बेटा क्या चीज़, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ये यही है। यानी इसको सीधे सीधे कह सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अगर आप समझें। इसको इसे मिला दीजिए, समझ तो आप गए ही है। अब आपको जो लाना है, क्या चीज़ लाना है, देखिए गौर से देखिएगा। हम कहते हैं ओ नाम दे दीजिए, पी क्यू, आज इसको आर कहे थे, इसको क्या कह दीजिए, एस कह दीजिए। ठीक है। अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दें मेरी बात को, एस पी क्यू आर एस टी ओ टी, सबको पता है ये चीज़, ये चीज़ सबको पता है कि ओ टी ये आप सबको पता है कि जो ओ टी एक साइड है वो छोटा होगा, किससे किससे, ओ एस प्लस एस टी से। ओ टी क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओ एस क्या है, ओ एस मॉड ऑफ माइनस बी वेक्टर। एस टी क्या है, एस टी ये ए तो ये भी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज लेस देन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ क्या बी वेक्टर। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक मोटी सी बात करते हैं, क्या चीज भैया, इसको आपको समझना है। अगर ये दोनों कौन कौन, ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों कौन कौन, ए वेक्टर इधर हो और बी वेक्टर एक ही लाइन में हो, बस डायरेक्शन अपोजिट हो, बस डायरेक्शन कैसा हो, अपोजिट हो, तो इन दोनों का जो नेट आएगा, इन दोनों का जो नेट आएगा, जब भी विपरीत दिशाओं में कार्यरत है तो जो नेट आएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वो इक्वल होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर। मतलब तब इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, ए वेक्टर और किसका, बी वेक्टर का, जो क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्ट आएगा वो सब्सट्रैक्शन के बराबर आएगा। मतलब समझ गए होगे ना, ए बी का तब जो नेट आएगा, ए और किसका, बी का जो नेट आएगा वो ए माइनस बी के बराबर आएगा जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। फर्स्ट और सेकंड को मिला दीजिए, इसमें लेस देन है, इसमें इक्वल टू है।
अगला है डी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ग्रेटर देन आर इक्वल टू मतलब रिजल्ट बड़ा हो जाए दोनों के घटाने से। देखो ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर ओ पी क्यू। अब आप अगर इसी के अपोजिट ले आते हैं, टी दे दिए ना, ये माइनस बी वेक्टर, इनका नेट ये तो पक्का है कि इसका नेट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही इन दोनों का नेट, ये ए वेक्टर ये है। अब आप ये सोचिए जरा, इसको मिला दीजिए, इसको एस नाम दे दीजिए। अब ये सोच कर देखिए, ओ पी प्लस पी एस हर हाल में बड़ा होगा किससे? ओ एस से। ओपी प्लस पी एस, ओपी प्लस पी एस, या इससे भी बेहतर तरीका हमारे पास ये है बेटा कि ओ एस प्लस पी एस, ऐसे लिखिए ओ एस प्लस पी एस बड़ा होगा किससे? ओपी से। तो ओ एस बड़ा होगा ओपी माइनस पी एस से। तो ओ एस मतलब है क्या? ओपी क्या है, पीएस क्या है? पीएस है क्या असल में? यही तो है। तो ये हो गया। अब देखें आगे, अगर मैं कहूं कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, ए वेक्टर और कौन? बी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, सकता है एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन में, इधर ही ए वेक्टर और इधर ही क्या हो? बी वेक्टर, दोनों। तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो इक्वल आएगा ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाने की। ऑफकोर्स सही है, एक ही डायरेक्शन में हो और एक ही लाइन में हो तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो ए वेक्टर में से बी वेक्टर घटाने के बराबर होगा। सही है, फर्स्ट सेकंड को मिला दो। अगर भाई दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही लाइन में हो, फिर भी आपको अंतर निकालना है तो पहले में से दूसरे को क्या कर दो? घटा दो। ठीक है ना? अब हम इसको समझ गए। इसके पहले वाला भी बिल्कुल ऐसे ही था। हम क्या समझ गए? आप समझ गए। इसके कभी कोई हम लोग को भी तर्क नहीं समझ में आता, इसके पहले वाला भी ऐसे था, बिल्कुल सेम ये वाला ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर वाला भी दे रहा था। ये वाला भी ऐसे ही था। आप ये सोचो कि ए वेक्टर भी इधर है और बी वेक्टर इधर है और ये जो है माइनस में है। अब आप ये सोच कर देखिए क्या चीज कि इनका जो क्या आएगा, जो ए वेक्टर माइनस क्या रहेगा? बी वेक्टर रहेगा। ए वेक्टर माइनस क्या रहेगा? बी वेक्टर। वो असल में सोच के देखिएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो रहेगा वो असल में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। पूछो कैसे? ए वेक्टर तो ए वेक्टर है ही है और माइनस बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर ये वाला है, दूसरा वाला है बेटा, दूसरा वाला है माइनस बी वेक्टर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझ गए इस चीज को? मतलब आपको एक चीज सोच कर देखिएगा, ये ए वेक्टर है और ये है
बी वेक्टर। अब इनका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, इनका रिजल्ट ये आएगा। लेकिन अगर ये कैसे होते, माइनस बी होते, अगर ये कैसे होते, अगर ये माइनस बी होते तो इन दोनों का अंतर ए में से बी को घटाना, जब ये माइनस होते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तब योग के बराबर आता। समझ गए पहला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4.7 कह रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये होना है, क्या ऐसा हो सकता है? कंडीशन क्या दिया है, क्या ऐसा हो सकता है? कंडीशन दिया है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर जब सारे 0 के बराबर हों, तब क्या ऐसा हो सकता है? सही है। अगर ये भी 0, बी भी 0, सी भी 0, डी भी 0, तो आंसर भी 0। ऐसा हो सकता है, करेक्ट है ये। अगर ए बी सी डी चारों के मान 0 हो तो इसका आंसर 0 आएगा। लेकिन सिर्फ यही एक कंडीशन है जो इसको 0 कर सकती है, ऐसा भी नहीं है। और भी तरीके से आप इसको 0 कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ए बी सी डी चारों 0 ही हो तभी ऐसा हो। और तरीके क्या है? अगर ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी बराबर अगर माइनस सी प्लस डी हो जाए, अगर ए प्लस बी बराबर माइनस सी प्लस डी हो जाए, इनका सम, ए और बी का सम, इन दोनों के सम के माइनस के बराबर हो जाए, तो भी इसका आंसर 0 हो जाएगा। देख लीजिए, अगर ए प्लस बी की जगह इसको रख दें, तो भी तो 0 हो जाएगा। तो ये इकलौती शर्त नहीं है। ठीक है बेटा, समझ पाए होंगे मेरी बात को। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इसको 0 होने की एक क्राइटेरिया कह रखा है, क्या ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर अगर बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर हो जाए, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, कह रखा है कि अगर मैग्नीट्यूड में ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस क्या हो जाए, डी वेक्टर हो जाए मैग्नीट्यूड में, ठीक है ना, तो क्या ये संभव है? अब ये आपसे पूछ रहा है क्या तब ये संभव है कि AC का परिमाण B प्लस डी के परिमाण के क्या हो जाए, बराबर हो जाए? क्या तब ये संभव है? आप सोच कर देखिए, गौर कीजिएगा, पहले गौर कीजिएगा भैया। A वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, इधर इसको उधर भेजो, इसको इधर भेजो, माइनस बी वेक्टर माइनस डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस क्या, डी वेक्टर। गौर करके देखिएगा, गौर करके देखिएगा। मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, तो क्या ये 0 हो सकता है? हो सकता है। पूछिए किन शर्तों पे, किन शर्तों पे ऐसा हो सकता है? गौर करके देखिएगा। 1 मिनट रुक जाइए, प्रश्न को मैंने ध्यान से देखा नहीं बेटा। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ये आपको दिया गया है कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। हम देखें नहीं ध्यान से प्रश्न को, कह रखा है अगर इन चारों का योग कितना हो, 0 हो। अगर इन चारों का सम 0 हो
तो क्या ये संभव है? तो है तो है ही, तभी तो मैंने किया। अगर इन चारों का सम 0 था तो यही तो लेकर किया मैंने, उधर भेज दिया बी और डी को, और आ गया कि माड ऑफ ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माड ऑफ बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। संभव है। क्या चीज़ कह रखा है इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट सी, ये तो दिया है आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू, ये दिया है, गिवन है। फिर पूछ रखा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी ज़्यादा नहीं हो सकता बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड। कभी ऐसा पूछा क्या ऐसा हो सकता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी 0 ज़्यादा ना हो? तो पहली बात तो अगर 4 वेक्टर्स का सम, 4 वेक्टर्स का रिजल्टेंट अगर 0 आ रहा है तो पहली बात तो वो एक बंद क्लोज्ड क्या बना रहा है, चतुर्भुज। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर अगर क्लोज्ड बना रहे हैं, यहीं से चले थे और यहीं आकर पहुंच गए, तब तो जाकर 0 होगा। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि 3 भुजाओं का योग बी प्लस सी प्लस डी हर हाल में ज़्यादा होगा ए से। ए कभी एक भुजा 3 भुजाओं के योग से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये स्टेटमेंट सही है। डी वाला देखिए क्या है, डी वाला पार्ट देखिए, बड़ा कह रखा है पहली चीज़ ए, ये तो आपको दिया है, ये तो पक्का दिया है, ये गिवन है, ये है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब एक्सप्लेन क्या करना है, कह रखा है अगर ए वेक्टर और डी वेक्टर संरेख नहीं है, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर संरेख नहीं है, मतलब कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर ना होने का मतलब ऐसी नहीं है, ऐसी भी नहीं है और ऐसी भी नहीं है। कोलिनियर नहीं होने का मतलब ऐसी भी नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है और ऐसी भी नहीं है, ऐसी तो नहीं है। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कह रहा देन बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सेम प्लेन में होगा। सेम प्लेन मतलब किस प्लेन में होगा? जिस प्लेन में ए वेक्टर और डी वेक्टर है, मतलब बी प्लस सी वेक्टर उसी प्लेन में होगा जिसमें, जिस समतल में ए वेक्टर और डी वेक्टर है। मतलब अगर ए वेक्टर और डी वेक्टर पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के साथ नहीं है, मतलब अच्छा पैरेलल ना होना या ऐसा ना होना, मतलब कोलिनियर नहीं है, तो कह रखा है कि बी और सी, बी प्लस सी वेक्टर ए और डी के सेम प्लेन में होगा। इसको प्रूव करके दिखाओ, तो करके दिखाते हैं। यहां देखो ए वेक्टर ये तो दिया ही है, हमने इनको एक साथ किया। ये पहली साइड है त्रिभुज की, ये दूसरी साइड है त्रिभुज की, ये तीसरी साइड है त्रिभुज की, और त्रिभुज के 3 साइड्स, ट्रायंगल के 3 साइड्स मिलकर 0 कब ला सकते हैं? अपनी आंखों से देख लीजिए। 3 साइड मिलकर तभी 0 ला सकते हैं ट्रायंगल के, जब जहां से शुरुआत हो वहीं आकर खत्म हो जाए, यानी तीनों एक प्लेन में हो। अगर कहीं सी वाला ऊपर आ गया होता, ऐसे बोर्ड पर ना होता, बोर्ड से ऊपर आ गया होता, तो कभी भी सी वाले का ये वाला टर्मिनल नोक वाला इससे ना मिलता, तो कभी भी नेट 0 ना आता। 0 तभी आ सकता है जब तीनों साइड सेम प्लेन हो। इसका मतलब, और ये दे रखा है 0 है, इसका मतलब ए वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और डी वेक्टर ये तीनों सेम प्लेन में है। ये तो सिद्ध हो गया। अब क्या कह रखा है प्रश्न में, आगे देखें। क्वेश्चन में आगे क्या कह रखा है? कह रखा है कि कह रखा है और यह ए वेक्टर
वह डी वेक्टर के अनुदिश होगा अगर संरेख है। नहीं समझे होंगे, समझ गए। कह रखा है कि गौर कीजिएगा, पहले समझिएगा। कह रखा है यही बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यही बी वेक्टर प्लस कौन, सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यही ए वेक्टर व डी वेक्टर, यही बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तब ए और डी के ही डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन में होने मतलब पैरेलल भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इस कंडीशन में कहने का मतलब क्या है, कह रखा अगर एडी कोलिनियर नहीं कोलिनियर है, मतलब ए और डी अगर ऐसा है, ऐसा ए और डी ऐसा है, ऐसा है अगर पैरेलल एक दूसरे के या ऐसे संरेख मतलब एक रेखा में, अगर ऐसा हुआ कि ए और डी एक लाइन में है, कैसे लाइन में है, एक लाइन में है अगर ए और डी, तो पक्का है कि बीसी भी उसी लाइन में होगा। तो आप सोच कर देखिए, मैं दिखा रहा हूं, यही प्रूव करके दिखाना है कि अगर एडी एक लाइन में है मतलब संरेख है, कोलिनियर है, तो बीसी भी उसी लाइन में होगा। तो आइए दिखाते हैं आपको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब ए डी को एक साथ करो, ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनको एक साथ कर दिया। अब आप सोच लीजिए ए डी और बी सी मिलकर के 0 कब हो सकते हैं, कि जब ए डी ये हो और बी सी इसी के जस्ट अपोजिट हो, ये ए डी हो। अब चूंकि आ रहा है 0 तो इसका मतलब बी सी इसी के जस्ट अपोजिट है। अगर ये ए डी है तो बी सी जस्ट इसी के अपोजिट होगा, तो एक लाइन में आई गए, तभी 0 हो सकता है जब दोनों लोग एक दूसरे के साथ और अपोजिट डायरेक्शन में, इधर 5 न्यूटन इधर 5 न्यूटन, तो 0 तभी होगा जब जितना इधर एडी उतना इधर बीसी, यानी एक लाइन में होगा तभी। अब समतलीय नहीं होंगे तब सेम लाइन में होंगे। 4.8 ये दिया हुआ है, 3 लड़कियां हैं, पी से स्केटिंग शुरू करती हैं, पॉइंट पी से, और इस डायमीटर के अपोजिट एक पॉइंट क्यू है, वहां पर पहुंचना है। एक ऐसे पहुंचती है, एक ऐसे पहुंचती है और एक ऐसे पहुंचती है। पूछ रखा है, बताइए इस पाथ का रेडियस सवाल में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 200 मीटर। कह रहा ये बताइए सोच करके आप कि तीनों का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट सबका सेम है, डिस्प्लेसमेंट मतलब मिनिमम लंबाई, सबका डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के बराबर है, 400 मीटर, ठीक है ना। और एक चीज और क्या रखा है, किसके लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, ये इसके लिए जो यहां से होकर गई है सीधे, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, मिनिमम पाथ, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए न्यूमेरिकल, अगला क्वेश्चन नंबर 4.9 क्या है। कह रखा है कि कोई साइकिल सवार है, कह रखा है कि वो एक सर्कुलर पाथ के सेंटर ओ से चलना शुरू करता है, सेंटर ओ से चलना शुरू करता है। कह रखा है वो पार्क के किनारे पॉइंट पी पर पहुंचता है, पहुंचा दिया। फिर कह रखा है कि वह, कह रखा है सोचेगा कि वह सरकमफ्रेंस के डायरेक्शन में साइकिल चलाता हुआ
क्यू ओ के रास्ते सेंटर पर वापस आ जाता है, मतलब ऐसे चलाता हुआ यहां पर पहुंचता हुआ फाइनली फिर से ओ पर आ जाता है। क्वेश्चन कह रखा है कि पार्क का रेडियस 1 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन में कह रखा है कि पूरा साइकिल करने में, मतलब इतना पूरा उसको करने में 10 मिनट लगता है, टोटल टाइमिंग 10 मिनट लगता है उसको। कह रखा है एक काम करें, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल क्या बता दें, डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका 0 है, यहीं से चले थे और यहीं आ गए, 0 है। फिर क्या कह रखा है, एवरेज वेलोसिटी वो भी 0, एवरेज वेलोसिटी भी 0, वेलोसिटी 0, विस्थापन किधर, तो विस्थापन 0 था तुम्हारा, 0 ओ से चले थे ऊपर आ गए, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो गई, ठीक है ना। उसके बाद कह रखा है कि एवरेज, अब गौर करके देखिएगा, अब कह रखा है भैया कि कहाँ कह रहे, सी औसत चाल क्या होगी। अब आप ये देखिए, औसत चाल की अगर बात करें तो चाल तो निकालना पड़ेगा आपको, कैसे, तो चाल बराबर तो दूरी बटे समय होता है, स्पीड बराबर दूरी, दूरी ये रेडियस 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, प्लस इतना बाकी है, तो ये पूरी परिधि का 1 बटे कितना होगा, 4 होगा। तो पूरी परिधि 2 पाई r होती है, इसका 1 बटा 4, यानी 2 किलोमीटर प्लस, ठीक है, 1/2, पाई का मतलब 22/7 और r रेडियस 1 किलोमीटर, और 2 से काट दीजिए 11 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर आया कितना, कुल मिलाकर आया कितना, ये आ गया बेटा 2 किलोमीटर्स टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड 11/7 किलोमीटर। अब ये 7 2 या 14 प्लस 11 किलोमीटर अपान 7, 35 किलोमीटर अपान कितना आ गया, 7 आ गया। ये तो ये यार सिर्फ डिस्टेंस जितना उसने चला, 35 किलोमीटर अपान 7, तो उसको कितना आंसर किस में देना है, किलोमीटर पर किस में, आर्स में देना है, किलोमीटर पर आर्स में, इतना डिस्टेंस कवर किया। और 10 मिनट का मतलब होता है अगर 60 से डिवाइड कर दें तो ये आर्स में बदल जाएगा, यानी लगभग 1/6 घंटे लगे उसको, 1/6 घंटे लगे उसको। अब आपको स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस कितना आया 35/7, टाइमिंग 1 बाई कितना 6 लगा, 35, आई एम सॉरी ऐड करने में गलती हुई है, 25 यार। अब भैया 25 गुणे 6 ऊपर चला गया बटे 7 किलोमीटर पर आवर्स। अब इसको अपना मल्टीप्लिकेशन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.10, क्वेश्चन असल में है क्या, कह रहा है कि कोई खुला मैदान है, उसमें कोई मोटर चालक है, कह रखा है कोई खुला मैदान है, ओपन ग्राउंड है, उसमें कोई मोटर बाइकर है और वो इस तरीके से चलता है कि जिस पॉइंट से चलना शुरू करता है, टू स्टार्ट टू मूव मोशन, वहाँ से 500 मीटर चलता है और 500 मीटर बाद 60 डिग्री के एंगल पर मुड़ जाता है, फिर 500 मीटर चलता है, फिर 60 डिग्री पर मुड़ जाता है, फिर 500 मीटर चलता है, फिर 60 डिग्री पर, ऐसे चलता है वो। तो आप ये सोच कर देखिए कि कहानी में हो क्या रहा है। चले, फिर मुड़ गए, और मुड़े कितना, ये 500 मीटर चले और मुड़े कितना 7 डिग्री, फिर चले 500 मीटर, फिर कितने पर मुड़े, वही 7 डिग्री, फिर 500 मीटर चले, फिर मुड़ गए, फिर कितना मुड़े, वही कहानी 7 डिग्री, फिर मुड़ गए,
500 मीटर चलना है हमेशा, 500 मीटर चलना है हमेशा, 500 मीटर कितना मुड़े 60 डिग्री। फिर फाइनली 60 डिग्री चलना 500 मीटर है। इस तरीके तो रास्ते में 6 भुजाएं बन गई, खड़बूज बन गया। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं खड़बूज ही बनेगा? एग्जाम में तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो तरीका है भैया, 60 डिग्री पर मुड़ते हो और टोटल मुड़ने का एंगल कितना हो सकता है 360। तो साइड कितनी होंगी 360 एंगल टोटल होता है। हर बार तुम मुड़ते कई डिग्री हो 60, ज्यादा से ज्यादा 6 ही साइड्स हो सकती है। फिर तुम जहां से शुरू किए थे अपनी कहानी वहीं आ जाओगे फाइनली। फिर क्या कह रखा है? कह रखा भैया टर्न नंबर 3, यानी ये से चले थे, पहला टर्न, दूसरा टर्न, ये टर्न नंबर 3, टर्न नंबर 6, 4, 5, 6, टर्न नंबर 6 ये, और टर्न नंबर 8, 7, 8। कह रखा है इन टर्न्स पर टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस दोनों बताइए। भैया जब हम टर्न नंबर 3 पर पहुंचे तो देखिए एट थर्ड टर्न, तीसरे टर्न पर देखिए ए से चले थे यहां पर पहुंच गए। टोटल डिस्प्लेसमेंट यही है, ये सेंटर मान लेते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट एडी है भैया, और ये 60 है। अब आपको एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ये खींचे हो ना, वैसे ये भी खींच दो। एक अपने लिए खींचन, लेकिन गड़बड़ हो गया। समझदार है। आपको पता है एक छोर खींच दो, 3 हो गया। आपको पता है ये एंगल कितना है 60 होगा भैया। अगर ये 60, तो आप ये भी समझ लीजिए इस चीज को। क्या चीज भैया? कि अगर ध्यान दें आप, ये 60 है। बहुत आसान है ये चीज करना, और थोड़ा हम भी देख लें अच्छे से बेटे। ये भी 60 है ना। तो कैसे आपको दिखाते हैं, थोड़ा आपको दिखाते हैं। अब देख लीजिए बेटा, ये 60 है, ये भी 60, ये भी 60, ये तो सब 60 ही 60 है। ये 60 है, ये इधर कितना बचा 120 बचा, ये भी 120। तो ये दोनों कितने बचे? ये भी 60 बचा, ये भी 60 बचा। तो और ये पूरा ट्रायंगल है ये, तो ये भी 60 ही होगा, ये भी 60 ही होगा, सब 60। तो भैया जब सब 60 तो जितना ये उतना ये भी, यानी सब ये भी तय हो गया। सबकी साइड्स भी बराबर है, ये सब 500 मीटर ही है। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अब आप देखिएगा, सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट एडी, तो ये 500, चूंकि सब 60 बराबर है तो लंबाइयाँ भी बराबर है। ये 500 तो ये भी कितना 500, ये भी 500, तो एडी बराबर कितना 1000 मीटर। अब ये तो अब दूरी की बात कर दी है, डिस्टेंस 500 कितना 1500 मीटर। अब तीसरे के बाद कहा है 60वें पर, 6th ए पर पुनः आ गए
एट सिक्स्थ। तो भैया कितना डिस्प्लेसमेंट कितना, यहीं से चले थे यहीं आगे घूमकर, तो डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस कितना 5 5 5 5 6 बार 3000 डिस्टेंस। फिर नेक्स्ट 8वें पर आप पुनः यहाँ पहुँच गए सी पर। तो यहाँ पर आपका ये डिस्प्लेसमेंट ये है डिस्प्लेसमेंट। अब आप सोचिए ये अगर डिस्प्लेसमेंट है तो कैसे निकलेगा, बना के दिखा रहा हूँ। ए बी बी सी 500 मीटर ये आपका नेट है ए सी, ये आपको निकालना है, ये रिजल्टेंट है तो निकल जाएगा। इसका स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर मान लो, या इसको ए कह दो, प्लस बी स्क्वायर, इसको 2ab, इनके बीच का एंगल कितना है 60। अबे ये एंगल नहीं है, डायरेक्शंस के बीच एंगल होता है 60। तो भैया ए स्क्वायर और सब बराबर है ए बी, तो ए स्क्वायर बी भी ए ही है, ये 500 ये भी 500 सब बराबर है। ए स्क्वायर cos 60 की वैल्यू 1/2 कट जाएगा, ये भी ए स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर। तो रिजल्टेंट जो आएगा √3a, तो √3 रहने दो, ए की बात कर दें तो कितना है 500 मीटर, यानी 500 √3 मीटर। और डिस्टेंस कितना, दूरी कितनी है 5 दूना 10 5 15 5 20 50 25 5 36 5 7 3500 ऐसे बड़ा 5 36 3000 तो ही पूरा हो गया था, 5 7 35 5 8 40 4000 500 और जोड़ो इसमें 4000 मीटर। 4.11 क्या कह रखा है, कह रखा है कोई बेटा यात्री है, ट्रैवलर है, किसी न्यू सिटी में आया है, वो स्टेशन से सीधा सड़क पर जाना चाहता है एक होटल तक, और होटल की दूरी 10 सेंटीमीटर, स्टेशन से होटल 10 किलोमीटर की दूरी है सीधा एकदम। और कोई बेईमान टैक्सी चालक है जो उसको घुमा के लेकर गया ऐसे, और कहा कि भैया जो तुमको 10 किलोमीटर जाना था वो हम तुमको घुमा के लेकर जाएंगे क्योंकि तुमसे पैसा कमाएंगे। आमतौर पर यही करते हैं टैक्सी वाले। और 28 मिनट में होटल पहुंचाया, 28 मिनट्स में, घंटे में बदल दो ठीक है ना, इसको अगर आवर्स में बदल दो तो 14 दूनी 28 30, हाँ 2 सते 14 15 7/15 आवर्स लग गए उसको, ठीक है ना, इस तरीके से चलाने में। आप पूछ रहा है क्या चीज़, एक तो एवरेज स्पीड कितनी थी उसकी, तो एवरेज स्पीड जो थी उसकी वो डिस्टेंस कितने में ले गया 3 किलोमीटर ले गया, और कितना समय लगाया उसने 7/15 आवर्स लगाए, तो 23 × 15/7 किलोमीटर पर आवर्स। 7 × 21 और 7 × 7 15 तो यहाँ 45, 15 एकम कितना 15, ठीक है ना, यानी लगभग 46.5 किलोमीटर पर आवर्स ये उसकी स्पीड रही होगी। लगभग 49.3 दे रहा शायद मेरे कैलकुलेशन में कुछ फालतू। फिर क्या कह रखा है कि भैया कह रखा है कि वेलोसिटी भी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी भी बताओ। अब आप ही सोच लीजिए कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है, वो तो डिस्प्लेसमेंट से निकलती है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट तो 10 ही किलोमीटर था, टाइम तो यही लगेगा कितना 7/15, तो आपका 10 × 15/7 किलोमीटर पर आवर्स, 150/7 किलोमीटर पर आवर्स। अगर डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14 10 7 एकम 7 21 दशमलव समथिंग कुछ आएगा 43 किलोमीटर पर आवर्स। दोनों सेम नहीं है, वेलोसिटी और स्पीड सेम नहीं है, क्योंकि रिक्शा वाला बेईमान था, वो घुमा के ले गया, इसलिए स्पीड ज़्यादा हो गई, दूरी ज़्यादा तय करना पड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4.12, लेकिन आपको पहले बता दें, इस प्रश्न को अगर समझना है तो इसकी थ्योरी रिलेटिव वेलोसिटी की
सापेक्ष गति की, रिलेटिव मोशन, इसकी थियरी बेहद अच्छे तरीके से पढ़ी हो, वीडियो के लिंक में है, देख लीजिए। इस तरीके के सवाल आप तब लगा पाएंगे। कह रखा है कि बारिश का पानी है 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से सीधे नीचे गिर रहा है। बाइक वाइक तो चलाए होगे ना कभी। बारिश का पानी और 30 मीटर पर सेकंड की चाल से नीचे गिर रहा है। देखो सीधे बारिश का पानी है और इतनी स्पीड से कहाँ गिर रहा है? नीचे। साफ साफ यही कह रहा है किताब में। तो देख क्या रखा है वी आर वेक्टर के बारे में। अगर वेक्टर मॉड हटा दो तो नीचे, इनका कोई मतलब नहीं। समझा दिए, बस आप जानिए अपना। फिर प्रश्न में कह रखा है कि कोई महिला है, वो नॉर्थ से साउथ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में जा रही है। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में। अगर ये नॉर्थ मान लें, ये साउथ मान लें। महिला की स्पीड है, उसके चलने की वेलोसिटी है महिला की, बाइक से जा रही है, बाइक से जा रही है, तो बाइकर की स्पीड है। ये उसकी स्पीड है। फिर क्या कर रखा है? अब जाहिर सी बात है, बारिश अगर हो रही है, आप चल रहे हैं, तो बारिश आपके ऊपर ही पड़ता है बारिश। अब पता नहीं अनुभव किए कि नहीं किए, हमको कोई मतलब नहीं है। अनुभव करो या ना करो, सीधी बात यही है। जब कुछ सोचते बिताते नहीं हो। अगर आप कभी, मैं मान लीजिए मेरे समय बाइक है मेरे पास, भूम करके बहुत तेज आगे जा रहे हैं, बारिश हो रही है, तो पानी मेरे ऊपर ही तो आएगा, क्योंकि पानी ऊपर से कहाँ गिर रहा है? नीचे। पानी का बौछार ऊपर से नीचे है। अगर आप बाइक इधर चला के जाएंगे, भूम करेंगे, सारा पानी आपके सामने ही आ जाएगा। और अगर मैं बाइक इधर, अगर पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, और अगर मैं इधर भी जाऊं, इधर भी, तो भी सारा पानी हमारे ऊपर ही आएगा। ऐसा होता है, आपने देखा होगा, पानी मेरे ऊपर ही आएगा, इधर ही आएगा। ये पक्का है। यद्यपि पानी गिर रहा था ऊपर से नीचे, लेकिन हम इधर चल रहे हैं और सारा पानी मेरे ऊपर ही आ जा रहा है। मेरे ऊपर सारा पानी आ जा रहा है। कैसे बचोगे तुम? तो जब पानी ऐसे आ रहा है आपके ऊपर, तिरछा आपके ऊपर आगे से आ रहा है, आगे से जिधर आप बाइक चला के जा रहे हो, उधर से ये आपके ऊपर तिरछा पानी आ रहा है, तो छतरी को ऐसे लगाओ, तिरछा करके ऐसे ऐसे लगाओ छतरी को, ताकि पानी सामने ना आए। लेकिन गणित से बताना है इसको भैया। तो पहले सोचिए कि बारिश ऊपर से नीचे हो रही है, ये बारिश की बात है, और तुम नॉर्थ से किधर चल रहे हो? साउथ। ये तुम्हारी बात है। लेकिन बारिश तुमको किधर प्रभावित करेगी? जमीन को तो जमीन को प्रभावित करेगी, बारिश आपको कैसे प्रभावित करेगी? ठीक है ना। बारिश, रैन कैसे इफेक्ट करेगी? कैसे इफेक्ट करेगी? किसको? बाइकर को, जो बाइक चला रही है। बारिश उसको कैसे इफेक्ट करेगी? इसका जवाब मिलेगा रैन, बारिश कैसे इफेक्ट करेगी बाइकर को, जो बाइक चला रही है। इसका आंसर मिलेगा जब हम वेलोसिटी ऑफ रैन निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू बाइकर। वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू क्या? बाइकर। हम बाइक चला रहे हैं, तो हमारे सापेक्ष पानी की दिशा क्या है? ये वेलोसिटी आप निकालिए। पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तो चल रहे हैं, तो पानी का मेरे लिए क्या डायरेक्शन है? वेलोसिटी ऑफ रैन फॉर फॉर बाइकर। बाइकर के लिए मेरी तुलना में, मेरे सापेक्ष, मेरे लिए रैन की वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी फॉर बाइकर।
वेलोसिटी किसकी? रेन की। किसके लिए? वर्षा का वेग किसके सापेक्ष? बाइकर के सापेक्ष, जिसको भीगना है, ठीक है ना। तो बारिश का वेग बाइकर के सापेक्ष। तो आपको बता दें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो इज इक्वल टू वी आर माइनस वी बी। जिसका निकालना है उसमें से हटा दो। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि रेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट, तो माइनस वी बी, तो ये प्लस वी बी, तो इधर क्या होगा? माइनस वी बी वेक्टर। अब इन्हीं दोनों का नेट वी आर और माइनस वी बी, इन दोनों का ही नेट वी आर वेक्टर और माइनस वी बी वेक्टर, इन दोनों का ही नेट है क्या? वी आर बी। आप देख रहे हैं रेन की वेलोसिटी बाइकर के रिस्पेक्ट में वी आर प्लस माइनस वी बी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच से जाएगा। यही है हमारा वी आर बी वेक्टर। ये आ गया कि बारिश रेन बाइकर के लिए क्या वेलोसिटी रखेगी। बारिश की वेलोसिटी बाइकर के लिए ये होगी। इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, 5 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन यही होगा बारिश का बाइकर के सापेक्ष। यानी कि भले पानी ऊपर से नीचे आ रहा था, लेकिन बाइकर को पानी इधर ही छेड़ेगा। बाइकर के लिए पानी इसी तरफ बरस रहा है। तो तुमको बचना है, अगर छतरी खोलो, ये लगा दिए छतरी, भैया। तो कितना एंगल पर? थीटा एंगल पर। ये आपसे पूछ रखा था छाता किस दिशा में रखना है। तो छाता उसको ऊर्ध्व से, वर्टिकल से थीटा, वर्टिकली थीटा एंगल पर। अब ये कैसे निकलेगा? इसको ऐसे मिला दो, tan थीटा, यही, तो ये यही तो है, ये यही तो है मॉड ऑफ माइनस ए बी बेस। तो मॉड ऑफ माइनस वी बी यहीं कहीं दिया था 10 वी आर 1/3। अब 1/3 अगर tan थीटा में 1/3 किसकी वैल्यू है? 18 डिग्री 26 मिनट थीटा की। tan में, अरे tan 18/26 मिनट का मान 1/3 है। tan 18/26 मिनट का मान 1/3 है। तो भैया यानी कि ऊर्ध्व से 18/26 मिनट पर आपको छतरी तान देनी है पानी से बचने के लिए। क्या कह रहा है? कोई व्यक्ति है, वो स्थिर पानी में, मतलब जिस पानी में बहाव नहीं है, 4 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से तैर सकता है। स्टेबल वाटर में या स्टेशनरी वाटर में वो पर्सन 4 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से स्विम कर सकता है। कह रखा है उसको 1 किलोमीटर नदी पार करने में कितना टाइम लगेगा। 1 किलोमीटर की नदी को पार करने में कितना टाइम लगेगा। ये नदी है, इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर है, ठीक है। विड्थ या सच कहें तो डिस्टेंस है ये,
डिस्टेंस कह लो, डिस्प्लेसमेंट कह लो, कुछ भी, नदी की चौड़ाई है ये। भैया कह रखा है अगर नदी शांत ना हो, यानी फ्लो हो नदी में, और वाटर की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर हो, शांत नहीं नदी, 3 किलोमीटर पर आवर हो वाटर की स्पीड। फिर कह रखा है कि और पर्सन जो व्यक्ति है वो नदी के फ्लो के परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, तैर रहा है। स्विम परपेंडिकुलर टू फ्लो। फ्लो के अगर नदी इधर बह रही है, इसी तरह मान लो इधर बह रही है, और वो इंसान यहां से तैरना शुरू करता है पॉइंट ओ से, और वो फ्लो के परपेंडिकुलर, उसका टारगेट यही है कि वो 1 किलोमीटर चलेगा ओपी, ये शांत जल में, स्थिर जल में वो ओपी चलेगा अपनी वेलोसिटी से 4 किलोमीटर पर आवर से। सो टारगेट ओ से चलना शुरू करेगा परपेंडिकुलर टू वाटर फ्लो, उसका टारगेट यहाँ है, उसकी स्पीड ये है। और वो कहता है कि भैया वाटर भी बहने लगा, लो ये वाटर का डायरेक्शन हो गया फ्लो के। वाटर फ्लो का डायरेक्शन। अगर वाटर में फ्लो ना होता, कोई फ्लो ना होता, वाटर शांत होता, कोई फ्लो नहीं होता, तो वो ओ से चलता और यहीं पहुंचता सीधे पी ही। जान लीजिए इस 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को इसी चाल से चलता 4 किलोमीटर अगर वाटर में फ्लो ना होता। लेकिन जब वो शांत जल में खुद चल सकता है, स्टेबल वाटर में खुद चल सकता है, वीएम स्टेबल वाटर में 4 किलोमीटर, तो वो इधर जाना चाह रहा है और पानी उसको इधर ले जाना चाह रही है 3 किलोमीटर पर आवर से। तो पक्की बात है हम इधर जाना चाह रहे हैं, पानी इधर ले जाना चाह रही है, तो हम इस पाथ पर तो चल नहीं पाएंगे। अब तो हमको हर हाल में पानी इधर जा रही है, व्यक्ति इधर तैर रहा है, तो अब पक्की बात है जब पानी में बहाव आ गया तो वो सीधा नहीं जाएगा, उसका पाथ ये हो जाएगा ओ क्यू। बहाव के समय उसको इस पाथ पर जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है कितना पानी उसको बहा ले गई, तो इतना बहा ले गई पानी, कितना पी क्यू। आपको वही पी क्यू निकालना है, बड़ा आसान है भैया। मनुष्य इधर तैर रहा, उसने पानी स्थिर रहे ना स्थिर रहे, आदमी तैर कितना ही सक रहा है, मैक्सिमम उसकी स्पीड। सवाल देखिएगा, मैक्सिमम उसकी स्पीड आदमी सबसे तेज कब तैर सकता है? मैक्सिमम स्पीड आदमी की कब है? जब पानी स्थिर हो। अगर पानी में बहाव आ गया तो आप हाथ पांव कुछ भी मारिए, कुछ नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम उसकी स्पीड कितनी है? 4। लेकिन वाटर भी इधर करने लगा 3 किलोमीटर पर आवर से। अब डेफिनेटली उसकी नेट वेलोसिटी ये है, ये उसकी नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन यही हो गया उसका। अब वो इसी पाथ पर जाएगा, इस पाथ पर। तो उसने ये दूरी, तो सवाल क्या कह रहा है? जाएगा तो अब वो इस पाथ पर पक्का है, लेकिन उस आपसे पूछा क्या गया है? वो कितना इधर चला गया। ये नहीं पूछा गया कि इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है। उसने पूछा कितना वो खिसक गया पी से क्यू की ओर, वो आपसे पूछा गया है। तो पहले ये दिखा लो कि उसको नदी को पार करने में समय कितना लगेगा, नदी को पार करने में उसको समय कितना लगेगा। तो टाइम निकाल लेते हैं।
दूरी ये कितनी है? 1000। यहां पर आपकी स्पीड कितनी थी? किलोमीटर। ये दूरी 1000 मीटर क्या करने के लिए? 1 किलोमीटर रखो सीधे, ये कैंसिल। 0.25 आवर्स ऊपर, लगभग 0.25 आवर्स, मतलब 15 मिनट के लगभग उसको लग जाएगा नदी को क्या करने में? पार करने में। ये उसके द्वारा दिया गया मिनिमम टाइम है। ये उसके द्वारा लिया गया मिनिमम टाइम है। कम से कम उसको 15 मिनट लगेगा। यहां से यहां जाने में 15 मिनट उसे कम से कम लगेगा ओसीपी जाने में। तो 15 मिनट में नदी उसको कितना बहा ले जा सकती है? वो तो यही सोच के चला था ना कि हम तो इसी को करेंगे, लेकिन नदी उसको 15 मिनट में कितना बहा ले गई? पीक्यू के डायरेक्शन में कितना बहा ले गई? दूरी बराबर इधर का चाल गुणे समय, समय 1/4 आवर्स, 0.75 किलोमीटर, लगभग 0.75 किलोमीटर, 750 मीटर उसको इधर खिसका ले गई। ठीक है, देखिए 4.14 क्या है? कोई सी पोर्ट है, बंदरगाह, कह रखा है कि 72 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से हवा बह रही है। हवा की रफ्तार ये है। कह रखा है कि और बंदरगाह पर जाहिर सी बात है जहाज खड़े होंगे, जलपोत। कह रखा है उसके ऊपर एक झंडा लगा है और वो झंडा नॉर्थ ईस्ट में फहर रहा है। पता है ना, झंडे में जो पताका लगी है वो नॉर्थ ईस्ट में है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भैया झंडे में लगे पताके की दिशा वही होगी जो हवा की होगी। तो अगर पताका नॉर्थ ईस्ट में है तो मतलब हवा ही पताके को उड़ाता है। जिधर हवा उधर झंडे की दिशा, तो नॉर्थ ईस्ट में। तो पहले एक फिगर मेंटेन कर लीजिए। ये है बेटा आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्व, उत्तर से पूरब की तरफ। ये उत्तर है, ये पूरब है, तो उत्तर से पूर्व की तरफ, यानी हवा की दिशा कुछ इस तरीके से। और इधर ही फ्लैग उड़ रहा है। ओ मान लो छाला निकला वो टोला, इसको ही। अब सवाल क्या कह रहा है? कह रहा भैया और एक बोट है, वही बोट जिस पर झंडा लगा है, वो 51 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलना शुरू कर देती है। 51 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलना शुरू कर देती है, वो भी नॉर्थ के डायरेक्शन में। बोटवा इधर चल रहा है, कितने से? 51 किलोमीटर पर आवर्स नॉर्थ में। फिर क्या है? ऐसी सी कहानी है भैया, देख रहे हैं आप। कह रखा है कि अब बताइए झंडा किधर चलेगा, किधर उड़ेगा झंडा? जब बोट खड़ी थी तो झंडा उधर ही उड़ेगा, जब बोट खड़ी हो जिधर हवा बहेगी। लेकिन जब बोट चलने लगी तो अब झंडा हवा की तरफ बहेगा? बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये तय है कि बोट चाहे चले चाहे न चले, झंडे को उड़ाने में योगदान हवा का ही होगा। कुछ योगदान बोट का भी होने लगेगा जब बोट चलने लगेगा।
तो झंडा किस तरफ उड़ेगा, इसके लिए एक मोटा सा नॉलेज लीजिए भैया। झंडा के उड़ने का जो दिशा होगी, झंडे के उड़ने की जो क्या होगी दिशा, वो कैसे निर्धारित होगी? हवा की दिशा से। हवा की दिशा किधर है? किसके रिस्पेक्ट में? बोट के रिस्पेक्ट में। क्योंकि बोट के चलने से हवा पर कुछ तो फर्क पड़ेगा। जब बोट रुका था तो जिधर हवा था उधर ही झंडा। अब जब बोट चलने लगा तो झंडे को उड़ाने में दो लोग आ गए, बोट और हवा। तो झंडे की वेलोसिटी या झंडे का उड़ना किस तरफ होगा, किस तरफ झंडे का पताका उड़ेगा, ये डिपेंड करेगा कि विंड की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, बोट के रिस्पेक्ट में क्या है। हवा की वेलोसिटी का, हवा जिधर चलेगा, हवा जिधर चलेगी उधर ही झंडा उड़ेगा। लेकिन जब बोट चलने लगा, क्या चलने लगा? बोट जब चलने लगा तो अब हवा की क्या वेलोसिटी है, किसके रिस्पेक्ट में? बोट के रिस्पेक्ट में। हवा की औकात क्या रह गई? बोट जब चलने लगी उसके रिस्पेक्ट में। तो जो हवा की औकात रह गई होगी बोट के रिस्पेक्ट में, चूंकि बोट भी चल रहा है हवा भी चल रहा है, तो दोनों का रिजल्ट निकालना पड़ेगा। हम कहते हैं बोट उत्तर की ओर चले, हवा दक्षिण की ओर चले, तो दो वेलोसिटीज हो गई। अब जो झंडा है वो दोनों के चक्कर में आ गया, हवा के और बोट के। लेकिन झंडा फिर भी उड़ेगा उधर ही जिधर हवा चलेगा। तो हवा तो चल रहा है लेकिन बोट भी चल रही है, तो हवा की वेलोसिटी निकालो बोट के रिस्पेक्ट में कि बोट की वेलोसिटी का क्या फर्क पड़ रहा है हवा पर, यानी वेलोसिटी ऑफ विंड, विंड मतलब हवा विथ रिस्पेक्ट टू बोट। अब हवा का जो वेग बोट के रिस्पेक्ट में होगा, जो औकात हवा का बोट जहाज के रिस्पेक्ट में होगा, उसी डायरेक्शन में पतंग झंडा उड़ेगा। क्योंकि झंडा उड़ेगा तो हवा के कारण, बशर्ते हवा की वेलोसिटी बोट के रिस्पेक्ट में क्या है, वी विंड अकॉर्डिंग टू बोट। तो ऐसे निकलता है VW माइनस V बोट। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब VB इधर थी तो माइनस VB नीचे आ जाएगा, तभी आएगा ये। जो हवा का वेग बोट के रिस्पेक्ट में होगा उधर झंडा उड़ेगा, तो माइनस VB तो नीचे है। अब ये बोट की दिशा है, ये विंड की। इन दोनों का जो परिणामी आएगा, रिजल्ट आएगा, वही झंडे की दिशा होगी। तो अगर मैं कह दूं ये है परिणामी, इधर ही झंडा उड़ेगा। तो फिर मान लेते हैं अल्फा एंगल पर, दिशा ही तो बतानी है, अल्फा एंगल पर, यानी हवा से अल्फा एंगल पर आप मान लें। हवा से कितने एंगल पर? अल्फा एंगल पर। हवा से अल्फा एंगल पर, यही है फ्लैग की उड़ने की दिशा। तो कैसे निकालेंगे इसको, इस डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे? यही जिधर ये विंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोट, इधर ही फ्लैग उड़ेगा। तो ये अल्फा निकाले कैसे, आपको बता देते हैं। एक चीज़ याद रख लीजिए, आज आप ये जान लीजिए, मैं बताया भी थ्योरी में। जैसे ये ए वेक्टर है बेटा और ये बी वेक्टर है, अगर इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। हाँ, इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। और मैं तुमसे एक बात आपसे कह रहा हूं, आज को समझिए। मान लीजिए मैं ऐसे कहूं कि यहां पर AB के बीच का थीटा है। अगर एक छोटी सी बात आपसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी, कि एक ही डायरेक्शन को पलट दें, एक ही डायरेक्शन को पलट दें। तो एक ही डायरेक्शन को अगर आप पलट देते हैं, सोचिएगा, समझिएगा,
तो ऐसे हो जाएगा। बी तो अपनी जगह पर ही है, बी अपनी जगह पर ही है, बी अपनी जगह पर है, ए को पलट दिए, ये माइनस ए हो गया। ए और बी के बीच का एंगल थीटा था, तो बी और ए के बीच का एंगल कितना हो गया? समझ पाए? अब इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट बेटा किसका किसका? बी और ए का रिजल्टेंट, ठीक है ना, या फिर मैं कहूं बी का रिजल्टेंट, समझने की जरूरत है, बी और ए का रिजल्टेंट, बी और किसका? ए का रिजल्टेंट। बहुत मोटी सी बात है, ये होगा बी और किसका? ए का रिजल्टेंट। समझ पाए बेटा इस चीज को? तो अगर आप ध्यान दें तो मैं ऐसे कहूं, सोचने की जरूरत है आपको, ये बी और ए का रिजल्टेंट है, कैसे निकलेगा? बी बी प्लस वी ए वेक्टर, तो वी ए माइनस में है, तो आप कह सकते हैं बी का ए के रिस्पेक्ट में, ऐसे भी तो कह सकते हैं बी, ऐसे बी और ए का रिजल्टेंट है, ये जाहिर सी बात है, बी और ए का रिजल्टेंट बी और ए का रिजल्टेंट है ये। अब ऐसे भी कह सकते हैं कि बी की वैल्यू ए के रिस्पेक्ट में बी माइनस क्या? वी ए। अब मैं आपसे एक चीज कहता हूं, इसको गौर करके आप समझेंगे। क्या चीज बेटा? ये रिजल्टेंट जो है, ये अगर बी से अल्फा बना रही है, ये रिजल्टेंट किससे अल्फा बना रही है? बी से अल्फा बना रही है, तो इस अल्फा की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? इस अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस अल्फा की वैल्यू आपका एक फार्मूले से निकलेगा। पता है कौन से फार्मूले से? बहुत समझदारी की जरूरत है। अल्फा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू? अल्फा की निकालनी है। अब चूंकि बी की वैल्यू निकालनी थी किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में निकालनी थी। बी की वैल्यू ए के रिस्पेक्ट में निकालनी थी आपको, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, आप इसको वेलोसिटी भी कह सकते हैं, वेलोसिटी भी कह सकते हैं, वेलोसिटी भी, वी ए वी बी, मैंने वेलोसिटी मान लिया है। तो चूंकि बी की वैल्यू ए के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसी को रखेंगे वी ए, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो चूंकि ए के रिस्पेक्ट में निकालनी थी और ए है किसमें? माइनस में, तो माइनस लगा कर रखो। और ऊपर आप लिखेंगे साइन, एंगल क्या डालेंगे? ए ने रिजल्टेंट से कितना एंगल, या रिजल्टेंट छोड़िए, ए ने क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में निकालनी है और बी का निकालना है, तो देखो ए ने कितना एंगल बनाया है? ए ने कितना एंगल बनाया है किससे? बी से, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में निकालना है और बी का निकालना है। तो देखो कि ए ने कितना एंगल बनाया है बी से, कितना बनाया है? 180 माइनस थीटा अपान फिर वी बी प्लस माइनस वी ए वेक्टर कॉस 180 माइनस थीटा। ये है बेटा फार्मूला। इस तरीके से आप एंगल क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। वहां पर क्या निकालना है? अल्फा निकालना है, जैसे वहां पर तो कहा तो था मैंने आपको, कि भैया इस फार्मूले फॉर्म करो, tan अल्फा, ये अल्फा निकालना है। तो मैंने कहा था जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, जिसके रिस्पेक्ट में, तो ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे, तो यहां किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो? बोट के रिस्पेक्ट में, तो लिखिए माइनस वी बी कॉस। अब कहा था मैंने आपसे कि देखिए ए कितना बना रहा है बी से, तो ए बी से बना रहा था कितना? ए बी से बना रहा था कितना? 180 माइनस थीटा। और यहां देखिएगा बेटा कि
भाई बी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में निकालना था बी का, और यहाँ आपको बोट के रिस्पेक्ट में निकालना है किसका, डब्ल्यू का। बोट के रिस्पेक्ट में निकालना है वाटर का, सॉरी विंड का, ठीक है ना। तो यहाँ ए के रिस्पेक्ट में निकालना था, ए के रिस्पेक्ट में बी का, तो देखा गया ए कितना एंगल बना रहा है बी से, तो 180 माइनस थीटा बना रहा था। अब यहाँ देखो ये एंगल तो 45 है, चूंकि सवाल ने दिया था नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ से ईस्ट की ओर तो कितना डिग्री, अपने आप समझ जाइए, नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच से, तो 45 डिग्री। तो अब देखिए जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है, ए के रिस्पेक्ट में निकालना होता है, बी का निकालना था ए के रिस्पेक्ट में, तो ए के रिस्पेक्ट में बी का निकालना था, तो दोनों के बीच एंगल कितना था, 180 माइनस थीटा। अब यहाँ देखिएगा, बी के रिस्पेक्ट में डब्ल्यू का निकालना है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, ये 45 था ही, ये 90 है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 135, 135 अपान वही। अब तो खत्म भाई, ए के रिस्पेक्ट में बी का निकालना था, तो फिर बी को तो वैसे ही रख दिए, जिसका निकालना उसको वैसे ही रख दिए, तो हमें तो किसका निकालना है, डब्ल्यू का निकालना है, तो उसको तो वैसे ही रख देंगे प्लस जिसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में यहाँ भी था, तो यहाँ तो बोट के रिस्पेक्ट में है, ऊपर साइन रहता है, नीचे कास, वही 135 135। अरे समझदारी कर लो यार, ए और बी के बीच का एंगल, तो वही वाटर और बोट के बीच का एंगल 100 कितना है 35। अब यहाँ से tan अल्फा आपको निकालना है, सबकी वैल्यू रखी है, वी बी, भाई वी बी कहाँ है, ये नहीं था 51, साइन 135, ये है, ये 45 डिग्री, और ए एस साइन के घर है सब पॉजिटिव, तो साइन 45 का मान सबको पता भी होना चाहिए बेटा, साइन 135 ही कह लीजिए, उसमें पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना, 1/√2 यही है। फिर वी डब्ल्यू कहाँ गया, 72 प्लस ये 51 cos 135, तो cos 135 होता है -1/√2। इसको जब आप कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा, ठीक है, कितना आएगा, यहाँ से सॉल्व करने पर 1 आएगा, वैल्यू 1 आएगा। 1 आने का मतलब tan अल्फा अगर 1 आया, अगर tan अल्फा कितना आया 1 आया, गौर करके देखिएगा, लगभग 1 आएगा, एकदम एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्स 1 आएगा, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो tan 45 डिग्री, यानी अल्फा लगभग 45 डिग्री, यानी झंडा लगभग ईस्ट के डायरेक्शन में। देखो ये 45 तो था ही, ये भी अल्फा भी आपका यही इतना है, थोड़ा लगभग 45, यानी लगभग ईस्ट के डायरेक्शन में आपका झंडा उड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4.15 एनसीईआरटी का क्या कह रखा है भैया, कोई लंबा हाल है और उसकी छत 25 मीटर ऊंची है, फिर कह रखा है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा कि अगर 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई बॉल थ्रो की जाए, फेंकी जाए, तो वो छत को बिल्कुल छू कर आ जाए, तो मैक्सिमम कितना वो आर कवर करेगा, ठीक है। अब देखिए आर निकालने के लिए कि मैक्सिमम कितना कवर करेगा, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान क्या जी, इतना वेलोसिटी तो दी है भाई, वेलोसिटी, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। इक्वेशन नंबर 4 से दिक्कत क्या है, थीटा नहीं मेरे पास, कितने पर फेंका गया है, तो ये h आपको पता है, ठीक है। तो अब बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं इस चीज़ को, कैसे निकाल सकते हैं आप इस चीज़ को बड़ी आसानी से, देखिए
H बराबर है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। यहाँ से H इंटू 2g अपान यू स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा H की वैल्यू दी है 40 मीटर, आई एम सॉरी, हाइट कितना दिया हुआ है, हाल 25 मीटर ऊंचा बेटा, ये रख दीजिए। G 9.8 मीटर पर सेकेंड, U 40 इंटू 40 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, सब कट जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पर बेटा, यहां से स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट कितना 25, 2 9.8 40 इंटू 40, इसको सॉल्व करने पर जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो लगभग आ जा रही है 0.5535। यहाँ से अगर आप थीटा निकालते हैं इससे तो लगभग थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो 33.6 डिग्री, 33.6 डिग्री के एंगल पर फेंका गया है। इसी थीटा को इसमें रख दो फ्रॉम फर्स्ट, तो आएगा R इज इक्वल टू 40 इंटू 40 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर साइन 2 गुणे 33.6 डिग्री अपॉन G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर 1 मीटर से 1 मीटर। यहाँ से जो R की वैल्यू आ रही है बेटा, यहाँ से जो R की वैल्यू आ रही है 150.5 मीटर लगभग,